Good evening, everyone, and you all are welcome to Civil Step Himachal. In today's session, we will be discussing some important questions related to HPAS CSET. Clear? So, in today's session, there will be a variety of questions like we will be discussing questions related to error detection, questions related to synonyms, questions related to antonyms, and questions related to our idioms and phrases. Clear? So there are different type of questions. So we'll start our session with the first question, that is, okay, before discussing our questions, it is our weekly schedule. You can get an idea from this schedule that about the daily classes that are going on our official YouTube channel. Clear? So our first question is, you have to identify the segment of the sentence that contains an error. क्लियर? मतलब क्या है कि आपको जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट है, इसकी एक सेगमेंट में आपके पास एरर गिवन है, वो एरर आपको पहचानना है. तो द क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स. आपको जिस पार्ट में एरर लगता है, दैट पार्ट हैज टू बी आइडेंटिफाइड बाय यू. क्लियर? सो अवर क्वेश्चन इज, ऑन संडेज आई प्रेफर रीडिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग माय फ्रेंड्स. क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा ही, जिसको कह सकते हैं एक आसान क्वेश्चन है. आसान क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, आपको देखने को मिलता है. तो इस क्वेश्चन को ना आप दो तरह से कर सकते हो कि जब भी आपके पास किन्हीं दो एक्टिविटीज में एक एक्टिविटी को वेटेज दी जाए कि मैं इस एक्टिविटी को प्रेफर करता हूं, ठीक है, तो किसी दूसरी एक्टिविटी में इस एक्टिविटी को करना मैं प्रेफर करता हूं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप बात याद रखेंगे कि जब भी आपके पास प्रेफर आए, ठीक है, प्रेफरेबल आए, जूनियर आए, सीनियर आए, सुपीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, इंफीरियर, प्रायर, एल्डर. जब भी ये वर्ड्स आपको दिखाई दें और इन वर्ड्स के बाद अगर क्या लिखा हो, देन लिखा हो क्वेश्चन में, तो आप उस देन को हटाकर वहां से क्या लिख देंगे? टू लिख देंगे. ठीक है, ये आपको लिखना है टू. और देन अगर लिखा हो तो आप उसको हटा देंगे वहां से. और दूसरी बड़ी बात कि इनसे पहले अगर कोई कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव लिखी हो तो इसको भी आप हटा देंगे. क्लियर? अब उन्होंने कहा ऑन संडेज आई प्रेफर रीडिंग देन गोइंग आउट. आई प्रेफर रीडिंग देन गोइंग आउट. क्लियर? तो आई प्रेफर रीडिंग टू गोइंग आउट विजिटिंग माय फ्रेंड्स, ये आपका सही आंसर होगा. ठीक है, तो यहां पर देन नहीं आपको लिखना था, आपको क्या लिखना था? टू. क्लियर? तो क्या हो जाएगा? ऑन संडेज आई प्रेफर रीडिंग टू गोइंग आउट विजिटिंग माय फ्रेंड्स. क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट देखिए, रोहित इज 2 ईयर्स जूनियर देन मुकेश. देखिए वही बात आ गई, हमने अभी थोड़ी देर पहले वर्ड डिस्कस करा जूनियर, और वहां पर यही वर्ड आपको दोबारा से देखने को मिल गया कि जूनियर देन मुकेश. तो हम क्या कर देंगे? जूनियर टू मुकेश. ये आपका सही आंसर हो जाएगा. क्लियर? अब देखिए, इस क्वेश्चन को वो किसी और तरह से भी पूछ सकते थे. ये जो लास्ट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को वो किसी और तरह से पूछ सकते थे. वैसे भी लिख सकते थे कि आई प्रेफर to read, I prefer to read then I prefer to read then going out visiting my friends. Going out visiting my friends. ठीक है, वो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकते थे. तो ये कोई दूसरा तरीका है क्वेश्चन को पूछने का. अब यहां पर आप एक चीज समझें कि जब भी ऐसा हो कि आपके दो चॉइसेस हैं आपके पास, कि वो अपने दोस्तों के पास जाने से ज्यादा पसंद करती है घर पर रह के पढ़ना, या करता है, कोई भी है. ठीक है, तो यहां पर क्या करा उन्होंने कि टू रीड लिख दिया. अब ये जो टू रीड है, ये क्या है? आपका एक इन्फिनेटिव है. ये जो टू रीड है, ये क्या है? आपका एक इन्फिनेटिव है. तो जब भी कोई दो इन्फिनेटिव आपके कंजंक्शन से जुड़ जाएं, तो जिसमें फर्स्ट इन्फिनेटिव है
ठीक है, तो उसको इन्फिनेटिव रहने दो, लेकिन जो दूसरा इन्फिनेटिव है उसको आप क्या बना देंगे, उसको बना देंगे आप बेर इन्फिनेटिव। बेर इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू, जिसमें से हटा दे। तो जब भी ऐसा हो दो एक्टिविटीज में, या तो आप टू जैसे हमने पहले करा टू, ये वाला ऑप्शन आप कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप देन ना लगाकर क्या लिख देंगे, आई प्रेफर रेदर देन। क्या कर देंगे, आई प्रेफर रेदर देन। ये देखिए मैं इसको किसी और जगह पे लिख देता हूं जिसमें आपको जरा क्लैरिटी मिल जाए। क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख देता हूं कि प्रेफर आई प्रेफर टू रीड देन going out visiting my friends। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या कहा, दो तरह से, एक जो हमने पहले करा कि देर की जगह टू लगा दो, बात खत्म हो जाएगी। और दूसरा तरीका क्या होता है इसको करने का, दूसरा तरीका ये है कि आप यहां पर जैसे इन्फिनेटिव आया टू रेड, तो आप देन नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, रेदर देन। क्या लिखोगे, रेदर देन। अब रेदर देन अगर आ गया तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इन्फिनेटिव लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, रेदर देन गो आउट। क्लियर। तो ये आपका दूसरा सही ऑप्शन हो सकता है कि आई प्रेफर टू रीड रेदर देन गो आउट विजिटिंग माय फ्रेंड्स। तो जब भी ऐसा हो तो रेदर देन से पहले इन्फिनेटिव और रेदर देन के बाद बेर इन्फिनेटिव लिखा जाएगा। इन्फिनेटिव का मतलब 2 + V1 और बेर इन्फिनेटिव का मतलब V1 ओनली, जिसमें से 2 हटा दिया जाए। बेर का मतलब विदाउट, तो विदाउट 2 जो इन्फिनेटिव, दैट इज कॉल्ड बेर इन्फिनेटिव। क्लियर, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि आपको क्या करना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड within the appropriate words, for alternative are suggested for each question, choose the correct alternative out of the word। मतलब आपने यहां पर एक ब्लैंक आपको दिया जाएगा, ठीक है, और उस ब्लैंक में आपको इन चारों में से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको फिल करना है। इन चारों में से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको आपको फिल करना है। लेकिन उसके लिए आपको इन चारों का मतलब भी तो पता होना चाहिए। इमानेंट क्या है, मॉडल क्या है, इमिनेंट क्या है एंड डेफरेंस क्या है। ठीक है, तो अगर हम इमानेंट की बात करें, तो इमानेंट का मतलब होता है विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड, विच इज एग्जिस्टेड ऑल ओवर। ठीक है, जिसको हम इनहेरेंट भी बोलते हैं, ठीक है, एंड एग्जिस्टेड ऑल ओवर, एग्जिस्टिंग ऑल ओवर। क्लियर। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि गॉड इज डैश। अब देखिए क्या होता है, मॉर्टल इज रिलेटेड टू डेथ, है ना, कि जिसने मरना ही मरना है। ठीक है, और रिलेटेड टू डेथ, मॉर्टल का सीधा सा मतलब होता है कि जो चीज पैदा हुई है और मरेगी भी जरूर, जिसका अंत जरूर होगा, जिसका देहांत जरूर होगा, दैट इज कॉल्ड मॉर्टल। क्लियर। इमिनेंट का मतलब क्या, अबाउट टू हैपन। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, इमिनेंट का मतलब होता है द थिंग विच इज अबाउट टू हैपन। मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी चीज जो कुछ जिसको कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज जो अनयूजुअल है, ठीक है, और जिसको कह सकते हैं कि जो नेगेटिव कोई ऐसी चीज जो हमें लग रहा है कि यार कुछ अभी के हालात देखते हुए हमें लग रहा है कि अपकमिंग कुछ नेगेटिव इफेक्ट इसके होने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड इमिनेंट। क्लियर, which is about to happen, और स्पेशली ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। उसके बाद है डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है विच इज शोइंग रिस्पेक्ट। ठीक है, रिलेटेड टू शोइंग रिस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड डेफरेंस। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डेफरेंस। अब इन चारों में से आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही चारों ऑप्शंस जो हैं वो पता होना चाहिए, और चारों ऑप्शंस के मीनिंग अगर आपको क्लियर है तो आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े इजी बन जाते हैं, फिर मुश्किल नहीं होते। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन हमें कब मुश्किल लगते हैं, जब हमें वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होते। अगर हमें वर्ड्स के मीनिंग पता है तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, जो कि मैं शुरू से चलाता हूं कि आपको 3 चीजों पे काम करना है। एक अपनी रीडिंग हैबिट पे, एक आपको ग्रामर स्किल अपने इंप्रूव करने हैं, और एक वोकैबुलरी। इन चीजों को साथ में लेकर चलोगे ना तो इंडिया का कोई भी एग्जाम आपको मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। समस्या जो है वो सिर्फ इसी को लेकर है
कि जो आपके क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस जो बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस किससे रिलेटेड होते हैं, आपके वोकैबुलरी से, ग्रामर से, और कुछ जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका रीडिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो उस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अगर वो चीजें आपकी कमांड पर हैं तो बड़ी ही आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, गॉड इज इमनेंट। ये वैसे एक फ्रेज भी है, गॉड इज इमनेंट। ठीक है, वहां से भी आपको मिल जाएगा। अगर आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी है तो फिर आप बड़ी जल्दी कर लेते हैं, आपको पता होता कि यहाँ पे है। ठीक है, इमनेंट ही होता है, जहां पे मैंने पढ़ा है हर बार इमनेंट ही लिखा होता है, तो बड़ी आसानी से क्लिक कर देते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज रिया डैश हर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन 2016। तो एग्जामिनेशन जो है उनको तो पास किया जाता है, बड़ा सीधा सा ऑप्शन था, बड़ा ही सीधा सा ऑप्शन था। क्या होता है, देखिए कंप्लीटेड थोड़ी होगा, कोई कोर्स थोड़ी है ये। कंप्लीट किसको किया जा सकता है, आपने एक डिग्री को करना शुरू करा, उस डिग्री का टाइम पीरियड चला और डिग्री वो कंप्लीट हुई, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम जो लिखा हुआ ना, एग्जाम को कंप्लीट नहीं करते, एग्जाम को पास करते हैं। हाँ, कंप्लीट कब कर सकते हैं, जैसे वो एग्जाम देने बैठी और एग्जाम देके वो चली गई, उसने कहा ही हैज कंप्लीटेड हिज एग्जाम। ठीक है, तो वह तब हो सकता है। लेकिन वो पास्ट की बात कर रहा है, अगर पास्ट की बात करें तो पास ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑब्टेन्ड थोड़ी होगा, मार्क्स होता तो ऑब्टेन्ड हो सकता था। ठीक है, 2 बार ऑब्टेन्ड लिख दिया गलती से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिया पास्ट हर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन 2016, इन 2016। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट के आपके पास 4 ऑप्शन है, डोमिनेट, अनस्टडी, हेल्पर्स एंड डिस्टिंक्ट। अब आर्टिकुलेट का मतलब क्या, आर्टिकुलेट का मतलब होता है कि जब हम जो भी हम फील करते हैं, जो भी हम कहना चाह रहे हैं, जब हम उसको बड़े ही क्लियरली जो है उसको हम क्या कर दें, उसको बता दें। मतलब व्हेन वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स और थॉट्स क्लियरली, दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलेट। ठीक है, आर्टिकुलेट इज रिलेटेड टू स्पीक। और जब हम बड़े ही क्या कर दे, बड़े ही क्लियरली किसी चीज को कह दे, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हम आर्टिकुलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टिकुलेट कहते हैं। डोमिनेट का मतलब होता है कि जब हम पावर में, अपनी पावर से किसी चीज को, किसी चीज पे कब्जा करना जाने, ठीक है, या फिर किसी चीज पे रूल करना जाने अपनी पावर के थ्रू, तो दैट इज कॉल्ड डोमिनेट। क्लियर। अनस्टेडी का मतलब होता है विच इज नॉट स्टेडी, जो शेक होता रहता है, जो शेक होता रहता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अनस्टेडी। हेल्पर्स तो तुम्हें पता है, जो हेल्प करते हैं। और डिस्टिंक्ट, क्या डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि विच इज क्लियर, जो अलग से दिखाई दे। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि जो अलग से नोटिसेबल हो। ठीक है, तो उसको क्या कहता है, डिस्टिंक्ट। यानी कि इसका जो राइट सिनोनिम्स बनेगा वो डिस्टिंक्ट ही बनना चाहिए, क्योंकि डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, विच इज डिस्टिंक्टिवली क्लियर, और वी कैन से मतलब जो अलग से हमारे नोटिसेबल हो। ठीक है, अलग से जो नोटिसेबल हो, दैट इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस ऑप्शन का, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है असेंड। असेंड का मतलब क्या होता है, जो धीरे धीरे आगे बढ़े, ऊपर जाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड असेंड। तो असेंड का सिनोनिम आपको ढूंढना है, जिसमें आपके पास है ले का मतलब रखना होता है, क्लाइम का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। ठीक है, वॉइड का मतलब होता है विच इज नॉट वैलिड। ठीक है, विच इज नो लॉन्गर इन यूज, दैट इज कॉल्ड वॉइड। एंड वीकर का मतलब होता है कम करना। अब इसका अगर सिनोनिम्स, मोस्ट सिमिलर वर्ड अगर हम देखें तो क्लाइम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्लाइम का मतलब भी क्या होता है, ऊपर की तरफ जाना। तो असेंड और क्लाइम टू सम एक्सटेंट ये सिमिलर है मीनिंग में, टू सम एक्सटेंट। मतलब इसका एग्जैक्ट नहीं कहूंगा, लेकिन इन वर्ड्स में से अगर मैं सिमिलर देखूं तो ये थोड़ी सी सिमिलरिटी शो कर रहा है क्लाइम वर्ड। तो हम इसको, इसका राइट ऑप्शन लेकर चलेंगे। क्लियर। चलिए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। उन्होंने पूछा वैगिश। वैगिश का क्या इसका वो होगा, क्या नाम अपना, एंटोनिम्स क्या होगा वैगिश का। ठीक है, तो वैगिश जो होता है, वैगिश एक मतलब ऐसा, जिसको कह सकते हैं एक ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं हमारे वैगिश, विच इज रिलेटेड टू नॉटी। नॉटी जैसे होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड वैगिश। ठीक है, जो बड़े ही ह्यूमरस होते हैं, नोटी होते हैं बड़े, है ना, उसको कहा जाता है वैगिश। ठीक है, अब उन्होंने कहा इसका एंटोनिम क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसके एंटोनिम की बात करें, देखिए ये वर्ड तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, विम्सिकल किसको कहते हैं। विम्सिकल एक ऐसा वर्ड है विच एक्सप्रेसेस
दैट मतलब इस तरह का आपका एटीट्यूड या फिर इस तरह का आपका बिहेवियर विच इज वेरी अनयूजुअल बिहेवियर, अजीब सा बिहेवियर, और वो फनी भी हो सकता है और बड़ा नॉनसेंस सा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूँ सनकी टाइप ऑफ पीपल जो होते हैं, अजीब सा जो बिहेव करते हैं, दैट इज कॉल्ड विम्सिकल। क्लियर। उसके बाद है आपका क्या, फ्लिपेंट। फ्लिपेंट किसको कहा जाता है? फ्लिपेंट एक ऐसा वर्ड है जो क्या शो कर रहा है, फ्लिपेंट एक ऐसा वर्ड है जो क्या शो कर रहा है कि फ्लिपेंट, जैसे कि अगर हम एक आइडिया इसका लगाना चाहें तो फ्लिपेंट एक ऐसे नहीं देखा आपने क्लास में ऐसे बड़े बच्चे होते हैं जो अपने एग्जामिनेशंस को लेके भी सीरियस नहीं है, फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने उसको लेकर भी सीरियस नहीं है, क्या कह सकते हैं कि अपने शेड्यूल को लेकर सीरियस नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने फ्यूचर को लेकर ही सीरियस नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्या, फ्लिपेंट। और उसके बाद है सोलेम। सोलेम जो वर्ड है ये इसका क्या हो सकता है, एंटोनिम हो सकता है, क्योंकि सोलेम का मतलब क्या होता है, सीरियस, बहुत सीरियस, किसी चीज को बड़े सीरियसली जो है वो लेना, दैट इज कॉल्ड सोलेम। ठीक है, तो इसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो सोलेम आपका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डीसेक्रेट। डीसेक्रेट, डीसेक्रेट का मतलब क्या होगा? डीसेक्रेट का मतलब होता है कि किस चीज को क्या कर देना, सेक्रेट नहीं रहने देना। ठीक है, मतलब किस चीज के भंग कर देना, उसकी पवित्रता वगैरह उसको भंग कर देना, दैट इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट अगर आपको बताना है तो देखिए ऑपोजिट तो सामने हमें दिखाई दे रहा है, सैंक्टिफाई। सैंक्टिफाई का मतलब है किस चीज को प्योर बना देना, पवित्र कर देना, ये दैट इज कॉल्ड सैंक्टिफाई। ठीक है, और ये सारे ही उसके क्या है, ऑपोजिट है। बेफाउल का मतलब होता है किस चीज को गंदा कर देना। प्रोफेन का मतलब क्या होता है कि किस चीज की जिसको कह सकते हैं कि प्रोफेन इज जिसको कह सकते हैं हम कि मतलब विच इज नॉट रिलेटेड टू रिलीजियस थिंग्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड। और किस चीज की पवित्रता को भंग कर देना, दैट इज डिफाई। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो तो क्लियर था बहुत ही, डीसेक्रेट का राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट एंटोनिम सैंक्टिफाई। क्लियर, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिफाई, सॉरी सैंक्टिफाई शुड बी योर राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड, विल ओ द विस्प। विल ओ द विस्प, तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए विल ओ द विस्प का मतलब पता क्या होता है? देखिए विस्प जो होता है ना, एक आपका छोटा सा धुएं का वो हो सकता है, जिसको कहते हैं क्या, स्मोक का एक क्लाउड हो सकता है छोटा सा। ठीक है, या फिर कोई एक बहुत ही माइनर सी चीज, बहुत ही छोटी सी चीज, ठीक है, जिसको पाना मुश्किल होता है। तो दैट इज, इसका मतलब क्या होता है, विल ओ द विस्प का मतलब क्या होता है कि समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट और अचीव। इसका ये मतलब होता है विल ओ विस्प का। ठीक है, ये जो ईडीएम है इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसको पाना इम्पॉसिबल हो। ठीक है, जिसको पाना इम्पॉसिबल हो या फिर जिसको अचीव करना इम्पॉसिबल हो, दैट इज कॉल्ड विल ओ द विस्प। विल ओ द विस्प, क्या, जिसको पाना हमारे लिए क्या हो, बहुत मुश्किल हो, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है विल ओ द विस्प। विल ओ द विस्प। ठीक है, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है ना, इनको तुम पढ़ते रहा करो क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, एग्जाम में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट नेक्स्ट इडियम देखिए। नेक्स्ट इडियम क्या है हमारी, कि टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। क्लियर, ये तो बड़ा ही आसान बात है ना, कि मतलब फायर का मतलब आग और वाटर का मतलब पानी। तो जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज को पाने के लिए हमें अच्छे और बुरे सबसे गुजरना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। ठीक है, तो चार ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें बी ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, टू एक्सपीरियंस मेनी डेंजर्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। जब हम किस चीज को पाना चाह रहे हैं उस समय बहुत से जब हमें डेंजर्स जो है वो फेस करने पड़ते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। क्लियर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी शुड बी योर राइट ऑप्शन। तो ये चीज आप पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। क्लियर, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ हमारे जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं। यहाँ पर वीडियो पॉज कर आप देख सकते हैं, जैसे एचपी इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 एंड बेसिक नॉलेज अबाउट हिमाचल जी के, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, करंट अफेयर मैगजीन्स, ठीक है, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस, एचपी जी के एमसीक्यू, ये सारे हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं। ठीक है, तो जो आपके एग्जाम में बड़ी हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ हमारे कुछ पेड इनिशिएटिव्स है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एचपीएस ऑफलाइन लाइव बैच है। क्लियर, और इसके साथ साथ जो हमारा 18 अगस्त से शुरू हो रहा है 2022 से, जिसकी फीस 60,000 है। एचपीएस ऑनलाइन कोर्स है आपका, स्टार्टिंग डेट है 8 अगस्त।
क्लियर। तो जो कि जिसकी फीस रहेगी आपकी ऑनलाइन कोर्स की 25,000 रुपये, और एनटी का जो कोर्स है, ठीक है, वो हमारा शुरू हो चुका है, उसको आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, बड़े नॉमिनल प्राइस पे है। और उसके बाद है आपका एचपी सेक्रेटरीट, क्लियर, जो 5,000 है, और ये हमारे बैचेस चल रहे हैं, तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। एचपी सब इंस्पेक्टर का जो बैच है, ठीक है, वो भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें भी आप एनरोल हो सकते हैं, बड़ी नॉमिनल सी फीस है। उसके बाद JOAIT क्रैश कोर्स जो है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये सारे कोर्सेज जो है हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, और इसके साथ साथ अपनी टेस्ट सीरीज भी आप बाय कर सकते हैं। HPS, NT, अलाइड, ये सारी टेस्ट सीरीज आप बाय कर सकते हैं, बड़े ही नॉमिनल प्राइस पर है, क्योंकि तैयारी करना अलग बात है और एक्सपर्ट्स के साथ तैयारी करना अलग बात है। तो जब आप एक्सपर्ट्स के साथ तैयारी करना अपनी शुरू करते हैं, मंजिल आपको आपकी तभी ही मिलती है। क्लियर। तो इस चीज को समझे, बहुत ही गहरी बात में बहुत ही कम शब्दों में कह रहा हूं, ये आपके फ्यूचर की बात है, ठीक है। तो अगर आप बहुत अच्छे लेवल पर अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे साथ जल्दी से जल्दी जुड़े और अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जाए। तो मिलेंगे अपनी अगली सीरीज में, जिसमें हम फिर से कुछ अपने मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ ग्रामर, कुछ वर्ड्स जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्प करेंगी। तो थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहे अच्छे से। कोई भी आपके डाउट रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में आपको ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।